सो हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, जिसमें कि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले साल के जो आपके प्रश्न पत्र हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं और उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं जो आगामी आपके बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें काफ़ी आपको हेल्प करें। तो सॉल्यूशंस के साथ साथ हमारा पैटर्न ये रहता है कि हम काफ़ी सारी चीज़ों को कवर अप करते हैं, मैक्सिमम चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करते हैं, ताकि उस क्वेश्चन के अलावा अगर उस टॉपिक से कहीं इधर उधर से क्वेश्चन आ जाए तो वो भी हमारा यहीं पर ही कवर अप हो जाए। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। आप लोग अपना ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बना कर रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। ये पेपर चल रहा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर है 2019 का, आई थिंक ये पेपर है और साइंस सब्जेक्ट का। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, 1.5 नंबर का 1.5 नंबर का, है ना। मतलब 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में आपके 3 नंबर आपके 2 क्वेश्चन में डिवाइड हो रखे हैं। डायग्राम आपको दिख गया, परिपथ आरेख दिख गया। क्वेश्चन नीचे है। क्वेश्चन क्या पूछ रखे हैं आपसे कि हमको क्या करना है, इस परिपथ का कुल प्रतिरोध एक तो फाइंड आउट करना है, कुल प्रतिरोध है ना, कुल R निकालना है, और परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हर साल लगभग पूछे ही जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हर साल लगभग पूछे ही जाते हैं। तो मैं आपको इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितनी भी चीजें पॉसिबल हो सकती है पहले उसको डिस्कस हम करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 12 से पूछा गया है। आई थिंक चैप्टर नंबर 12 है आपका विद्युत, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, वहां से पूछा गया है। और चैप्टर नंबर 12 का प्रतिरोध वाला जो चैप्टर है, प्रतिरोध वाला जो टॉपिक है, चैप्टर 12 विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से ये क्वेश्चन आ रखा है आपका इस चैप्टर से, ठीक है। और इसमें जो टॉपिक है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन आ रखा है वो है प्रतिरोधकों का निकाय। इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। बेसिकली ये एक न्यूमेरिकल है, एक आंकिक प्रश्न है, ठीक है। और इसको हमको करना सीखना है क्योंकि ये लगभग हर साल जो है एग्जाम में आपके पूछा जाता है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है ओम के नियम से, ओम्स लॉ से। ओम का नियम क्या था भाई? ओम का नियम बहुत ही साधारण शब्दों में अगर मैं बोलूं तो ओम ने क्या किया था, धारा I और विभवांतर R के बीच में एक रिलेशन दिया था। धारा I और विभवांतर R के बीच में इन्होंने एक रिलेशन दिया था। इन्होंने कहा था कि ये दोनों जो है एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। मतलब अगर किसी परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर जो है वो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी, जो सिरों के बीच विभवांतर है वो भी उस हिसाब से बढ़ता रहेगा। अगर हम धारा I बढ़ाएंगे तो विभवांतर V भी बढ़ेगा, अगर हम धारा I घटाएंगे तो विभवांतर V भी घटेगा। ओम के नियम को सीधे सीधे शब्दों में इस प्रकार से समझा जा सकता है। जब किन्हीं दो राशियों के बीच में डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार का संबंध होता है कि एक के बढ़ाने पर दूसरा बढ़े और एक के घटाने पर दूसरा घटे, तो उसे हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती का संबंध। और ओम ने अपने नियम में यही बात कही थी कि V और I जो है वो एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। V क्या है भाई? V है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है? I है परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। बिल्कुल आसानी से समझो, अभी क्वेश्चन जो है आप खुद से कर पाएंगे, आराम से समझना इसको। जब हम कभी भी एक नियम होता है गणित में, मैथ्स में, जब हम इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है भाई। तो यहाँ पर जो नियतांक आता है वो है R। क्या करा हमने? अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया और क्या लगाया? एक नियतांक लगाया। वो नियतांक क्या है? R। तो इसके बारे में लिख लो। जहां R क्या है? जहां R एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम चालक के पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। चालक के पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। ये बात आप समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पर वर्ड क्या यूज करे हैं। प्रतिरोध किसको कहते हैं भाई? प्रतिरोध किस चीज का होता है? चालक के पदार्थ का। मतलब कि
जो अलग अलग चालक होंगे वो अलग अलग पदार्थ से बने होंगे। मतलब जैसे कोई चालक है, चालक का मतलब क्या है भाई, तार है। आसान भाषा में समझ लो, चालक मतलब तार। जो आपके घरों में बिजली की तार होती है ना, वो चालक तार है, ठीक है। तो ये तार जो है ये कॉपर का भी बना हो सकता है। किसका बना हो सकता है? कॉपर का। ये किसका भी बना हो सकता है? ये चांदी का भी बना हो सकता है, एजी का। ये किसका भी बना हो सकता है? ये लोहे का भी बना हो सकता है ना। तो कहने का मतलब है ये जो चालक तार है आपका, इसका पदार्थ कुछ भी हो सकता है, इसका पदार्थ कुछ भी हो सकता है। इसके पदार्थ पर निर्भर करेगा कि इसका प्रतिरोध, कॉपर का प्रतिरोध कुछ अलग होगा, चांदी का प्रतिरोध कुछ अलग, लोहे का प्रतिरोध कुछ अलग। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर ओम ने अपने इस लॉ में एक बहुत ही यूनिक क्वांटिटी को, प्रतिरोध को फाइंड आउट करा, और उन्होंने ये बताया ये प्रतिरोध और कुछ नहीं, अगर हम चालक तार लेते हैं तो उसके जो पदार्थ है उस पर निर्भर करेगा, ठीक है। और आसान भाषा में इसको समझते हैं। यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कुछ और चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं। प्रतिरोध इंग्लिश में इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो जो धारा है, धारा के मार्ग में चालक के पदार्थ द्वारा जो बाधा डाली जाती है, ये जो रुकावट डाली जाती है, उसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं भाई? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। सीधी बात ये है। तो अगर किसी भी चालक तार, जैसे सपोज ये चालक तार है ना, तो इस चालक तार के अंदर क्या होंगे? रुकावट होंगी छोटी छोटी, ऐसे इस प्रकार से। तो जब धारा इसमें प्रवाहित करेगी, जब धारा इसमें प्रवाहित, इधर से सपोज विद्युत धारा आ रही है, ये रुकावट मिली, इसको इधर से मुड़ के जाए, ये रुकावट इधर से, ये रुकावट, यहाँ रुकावट, यहाँ रुकावट, है ना। तो ये जो रुकावट आ रही है धारा के मार्ग में चालक तार के अंदर प्रवाहित होने पर, वो क्या है भाई? वो प्रतिरोध है। समझ रहे हैं बात को? एज्यूम करो कि पानी जो है, किसी एक नदी में पानी बह रहा है, ठीक है। एक नदी में पानी, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस नदी में क्या है? यहाँ पर पत्थर है, यहाँ पर पत्थर है, यहाँ पर पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर है, ठीक है। यहाँ पर पत्थर है। अब क्या होगा? पानी जो है इधर से आ रहा है, पानी क्या हो रहा है? इधर से आ रहा है। तो ये क्या है? ये विद्युत धारा है हमारी। जैसा हम यहाँ पे धारा बोल रहे हैं, तो ये धारा है। सब मैं एज्यूम करने के लिए दिमाग में इमेजिन करके इसको समझो। तो ये धारा ऐसे ऐसे बह रही है, लेकिन ये सीधे थोड़ा ना बहेगी। क्यों? क्योंकि रास्ते में पत्थर है। तो ये ऐसे ही यहाँ से जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो भाई ये क्या है? ये धारा के मार्ग में रुकावट है। ऐसी ही रुकावट जो है, जो ये नदी में आप देख रहे हो ना, नदी में पत्थर हैं जो पानी के रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं, ऐसे ही एक तार होता है हमारा, जो बिजली का तार होता है, उसके अंदर ऐसे ही पत्थर, ये आपको दिखते नहीं लेकिन ये होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं भाई? उनको प्रतिरोध कहते हैं। और जिस तरीके से ये नदी के रास्ते में ये पत्थर रुकावट डालते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर जो विद्युत धारा होती है उसके रास्ते में प्रतिरोध रुकावट डालते हैं। आ गई है बात समझ में? तो ये हो गया हमारा प्रतिरोध। अब प्रतिरोध जो है, अभी आप आगे क्लास में जाएंगे 11th 12th में, वहां पर आप और खूबसूरती से और अच्छे तरीके से इस प्रतिरोध को समझेंगे। अभी हम वो डिस्कशन नहीं करते क्योंकि हमारा टारगेट है आपका बोर्ड एग्जाम का। तो जितनी बात आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बस उतनी बात हम करेंगे। इसे निरूपित किया जाता है कैपिटल आर द्वारा। इसका जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में, क्योंकि ओम जी ने इसे खोजा था, तो इसका मात्रक ओम होता है, जिसे हम ऐसे भी बना लेते हैं, ठीक है। तो ओम प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या है? धारा के मार्ग में बाधा या रुकावट जो पड़ती है चालक के पदार्थ द्वारा, उसको प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम कैपिटल आर से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चीज, ये किस किस बात पर निर्भर करता है भाई? ये रुकावट जो है किस किस बात पर निर्भर करता है? तो ये दो चीजों पर निर्भर करता है, नंबर 1, नंबर 2, चालक तार की लंबाई पर और चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। मैं सिंपली कह रहा हूं क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? ये रहा हमारा चालक तार। सपोज ये हमारा चालक तार है, मैं बना के दिखाता हूं आपको। ये क्या हमारा चालक तार है, ठीक है। समझो इसको। तो ये इसकी लंबाई है, यहां से यहां तक इसकी लंबाई है। ये जितना लंबा होगा भाई, प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। ये जितना लंबा होगा, प्रतिरोध उतना ज्यादा। जितना छोटा तार उतना प्रतिरोध कम। मतलब कि जितनी छोटी तार होगी, धारा के मार्ग में रुकावट उतनी कम होगी। जितनी लंबी तार होगी, धारा के मार्ग में रुकावट उतनी ज्यादा होगी।
लेकिन क्षेत्रफल के साथ ये उल्टा होगा। अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो धारा के मार्ग में रुकावट कम पड़ेगी। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो तार आपको दिख रहा है ना, इस तार को सामने से देखो, इस तार को सामने से देखो। सामने से देखने पर आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, बताओ। ये आप उसको साइड से देख रहे हो ना, अभी अभी आप इधर की तरफ से देखो, यहाँ की तरफ से देखो, यहाँ से आंख अपनी यहाँ रखो और यहाँ पर से देखो, तो आपको एक गोल दिखेगा, तार दिखेगा ना। तो ये वाला जो क्षेत्रफल है, इसको इसी क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं। तो अगर ये क्षेत्रफल ज्यादा होगा मतलब तार क्या होगा, मोटा होगा, है ना। ये क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, तार पतला होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। यहाँ पर ये बात हमसे बोली जा रही है, ठीक है। तो इन दोनों रिलेशंस को अगर मैं कंबाइन कर दूं, जो दोनों बातें यहाँ पर बोली हैं, अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो मुझे क्या मिलता है, आर अनुक्रमानुपाती एल बटे ए, आर अनुक्रमानुपाती एल बटे ए। और यहाँ पर भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह मैं अगर हटाऊंगा, प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट अगर मैं हटाऊंगा, तो ये आएगा आर बराबर एक नियतांक आ जाता है। अभी बताया था मैंने, हर जगह नियतांक अलग अलग रहेगा। यहाँ पर जो नियतांक आया है वो रो है। यहाँ रो क्या है, रो है एक नियतांक। इसे हम भाई, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रतिरोधकता नाम देते हैं। चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध कह लीजिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को ही नाम देते हैं। समझ रहे हो बात को। तो आपसे जो है इस प्रतिरोधकता के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये पूछा जा सकता है कि प्रतिरोधकता जो है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक होता है भाई ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर, ध्यान रखिए, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता जो है किसकी होती है, किस पदार्थ की, और सबसे कम किस पदार्थ की होती है। तो ध्यान रखना, चांदी जो है, चांदी की प्रतिरोधकता, चांदी एजी, इसकी प्रतिरोधकता होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। कहने का मतलब है ये सबसे कम है। सबसे कम प्रतिरोधकता यानी सबसे कम रेजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध किसका होता है, चांदी का होता है। इससे हमें क्या समझ में आया कि चांदी एक ऐसी धातु है, चांदी एक ऐसा मेटल है, चांदी एक ऐसा पदार्थ है जो कि धारा के मार्ग में सबसे कम रुकावट डालेगा। अगर मैं एक चांदी का तार लेता हूं ना, तो उसमें विद्युत धारा सबसे तेज प्रवाहित होगी। अगर मैं एक कॉपर का तार लेता हूं, तांबे का तार लेता हूं, तो उसमें विद्युत धारा थोड़ा कम तेजी से प्रवाहित होगी। क्यों, क्योंकि चांदी का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो सबसे कम है, उसके बाद कॉपर का नंबर आता है। समझ रहे हैं बात को। तो प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, दोनों को आपको समझना है, दोनों को ध्यान में रखना है। समझ में आ गया। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं प्रतिरोधकों के निकाय की, जो हमारे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है उसको कैसे करना है। चलिए, नोट डाउन कर लिया होगा सबने। अगर कोई बच्चा नोट डाउन कर रहा है तो जल्दी से नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, एक चीज और ध्यान देना, यहां पर जो प्रतिरोध है इसको हम ऐसे इस चिन्ह से निरूपित करते हैं, ऐसे। ये क्या है, प्रतिरोध को निरूपित करने का सिंबल है या फिर चिन्ह है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें बात करनी है प्रतिरोधकों के निकाय की, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ध्यान से देखिए, प्रतिरोधकों को हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। सपोज हमारे पास तीन प्रतिरोधक है, 1, 2 और 3। एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये प्रतिरोध सपोज R1 है, इसका प्रतिरोध, इसका सपोज R2 है और इसका R3। समझ रहे हैं।
एक का प्रतिरोध R1 है, एक का R2 है और एक का R3। ठीक, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मैंने R1, R2, R3 लिया है। अब इन तीन प्रतिरोधकों को मैं दो प्रकार से जोड़ सकता हूं। नंबर 1 मैं इनको कैसे जोड़ सकता हूं? नंबर 1 मैं इनको ऐसे जोड़ सकता हूं। एक तो मैं इन तीनों प्रतिरोधकों को इस प्रकार से जोड़ सकता हूं। दिख रहा है आपको? मैंने क्या करा है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। एक तो मैं इनको इस तरीके से जोड़ सकता हूं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है जोड़ने का, कि मैं इनको कुछ ऐसे जोड़ूं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3। जरा ध्यान से समझना, क्या समझा हमने यहाँ पर? हमारे पास थे तीन प्रतिरोध, हमारे पास क्या थे? तीन प्रतिरोध थे, तीन रेजिस्टेंस थे। ठीक है, एक बार हमने उन्हें सीधे सीधे जोड़ दिया और एक बार हमने उन्हें ऐसे ऊपर नीचे करके जोड़ दिया। अगर इस तरीके से प्रतिरोधकों को जोड़ा जाए तो इसे हम कहते हैं प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर प्रतिरोधकों को इस प्रकार से जोड़ा जाए तो इसे हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन, या फिर पाशरों क्रम भी इसे कहते हैं, या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन भी इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो इन दो तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे रेजिस्टेंस है उनको जोड़ सकते हैं। उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है तुल्य प्रतिरोध का। वो किसका पड़ता है भाई? तुल्य प्रतिरोध का, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तुल्य प्रतिरोध का, तुल्य प्रतिरोध आप किस तरीके से निकालेंगे? अगर श्रेणी क्रम संयोजन होगा तो उसके लिए आप इन तीनों को सीधा सीधा जोड़ देंगे। जो भी इनका प्रतिरोध होगा, जो भी इनकी वैल्यूज होगी, उनको आप सीधा सीधा ऐड कर देंगे। यहां पर जो आप तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे समांतर क्रम में, वो थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। वो रहेगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। या डायरेक्ट अगर निकालना है तो डायरेक्ट निकालने का एक तरीका है, R आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, R1 R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 करके। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ, जिस क्वेश्चन के लिए हमने इतनी सारी चीजें समझी, अब उसको सॉल्व हम करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था? हमें परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना, टोटल रेजिस्टेंस और कुल प्रवाहित धारा निकालनी थी I। ये हमारे पास परिपथ है। सर्किट को थोड़ा जूम करके देखते हैं तो हमें ये कौन सा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है भाई? हमें ये कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन, स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिल रहा है। हमें ये कोई भी एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिल रहा है। हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये दो प्रतिरोध तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे जुड़ा है और उसके बाद सीधा सीधा ये जुड़ा है, और ये दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले दो दो प्रतिरोधक का जोड़ा बना लो, दो दो का क्या कर लो, जोड़ा बना लो, इन दोनों का जोड़ा बना लो। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में हमने क्या बताया, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, दोनों को सीधे सीधे ऐड कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पर सॉल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम यहीं पर सॉल्व कर रहे हैं। देखना जरा, बीस ओम एवं 10 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। दिख रहे हैं आपको, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, है ना, लाइन वाइज से। तो क्या हो गए, वो श्रेणी क्रम में हो गए। जब श्रेणी क्रम में हो गए तो इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे आप? अतः तुल्य प्रतिरोध आप कैसे निकालते हैं, अभी बताया था। जब श्रेणी क्रम में होते हैं तो हम इनको सीधे सीधे क्या कर देते हैं, सीधे सीधे ऐड कर देते हैं। R बराबर
R1 प्लस R2 दो ही है, अगर 3 होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लेते, 4 होते तो प्लस R4 कर लेते, है ना, इस तरीके से। R1 कितना है 20, R2 कितना है 10, दो प्रतिरोधक है ना, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, है ना, तो एक 20 है और एक 10 है, ठीक है, तो ये तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 20 और 10 30 ओम। किनका आया है, ये इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आया है 30 ओम, ठीक है, ध्यान रखना इन दोनों का आया है 30 ओम। अभी ये नीचे वालों का भी तो निकालना है भाई, है ना, इनका भी तो निकालना है, तो इनको निकालने के लिए आप क्या करो, इनको भी इसी तरीके से निकाल लो। चलिए, पांच ओम एवं 25 ओम के प्रतिरोध कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। सीरीज में जुड़े हैं, अतः इनका जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा वो भी कैसे निकलेगा भाई, 5 प्लस 25 R1 प्लस R2 कर लो, है ना, सिंपली 30 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 ओम। तो इन दोनों का भी कितना आया भाई, इन दोनों का भी आया है 30 ओम। अब क्या करेंगे, अब जरा ध्यान से समझना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने प्रतिरोध एक करे हैं इनका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। मतलब जो ऊपर जो 20 ओम और 10 ओम लगे थे, कहने का मतलब है उनकी जगह एक 30 ओम का लगा दो तो बात बराबर है, और नीचे जो 5 ओम और 25 ओम का लगा था उनकी जगह भी आप 30 ओम का लगा दो तो बात बराबर है, क्योंकि यहाँ भी 30 ओम आया है, यहाँ भी 30 ओम है। और इन दोनों प्रतिपथ, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, कैसे है, ऊपर नीचे है। ऊपर नीचे मतलब कौन सा क्रम हो गया भाई, ये हो गया समांतर क्रम। ये क्या हो गया, समांतर क्रम। तो अभी भी क्या है, ये समांतर क्रम में है। जब तक हमें ये एक प्रतिरोध ना मिल जाए तब तक हमको जो है तुल्य प्रतिरोध नहीं मिलेगा। तो अभी भी ये दो प्रतिरोध हैं, दोनों कैसे, समांतर क्रम में। तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा, देखो कई बार जो है इसको ना R डैश लिखा रहता है, इसको R डबल डैश लिखा रहता है ना, तो उस चीज में कंफ्यूज मत होना। ये अभी हमारा ये ऊपर वाले के लिए आया है, ये नीचे वाले के लिए आया है, तो इसलिए R डैश ऊपर वाले को, R डबल डैश नीचे वाले को, है ना। अब जो फाइनल जो हमारा तुल्य प्रतिरोध आएगा वो R आएगा। तो समांतर क्रम में कैसे निकालते हैं भाई, समांतर क्रम में 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 करके निकालते हैं, है ना। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 कितना है भाई, 30 ओम। दोनों 30 के हैं तो किसी को भी R1 किसी को भी R2 ले सकते हैं, दोनों जगह 30-30 आएगा। एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, 1 प्लस 1 2/30, 1/15। तो 1/R का मान 1/15 है, तो R का मान कितना हो जाएगा भाई, 15 ओम। हमारा आंसर क्या आया, 15 ओम तुल्य प्रतिरोध। ओके, समझ में आ रही है बात। तो आप चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे तो दूसरा फॉर्मूला लगा लो। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था, दूसरा फॉर्मूला बताया था जिससे आपको डायरेक्ट R निकलेगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला बताया था R इज इक्वल टू R1 R2, R3 तो है नहीं, अपॉन R1 प्लस R2, R3 तो है नहीं इसीलिए R3 लिखा नहीं। R इज इक्वल टू R1 R2 कितना है, 30 गुणा 30, R1 प्लस R2 कितना है, 30 प्लस 30, ठीक है। तो 30 गुणा 30 हो गया 3 तिया 900, और 30 प्लस 30 हो गया 60, 0 कट गया 6 और 15, तो 15 ओम आ गया। तो दोनों ही तरीके से आपका आंसर जो है सेम आने वाला है। तो कहने का मतलब है इस पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो होगा 15 ओम। वो क्या होगा, वो होगा 15 ओम। परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर 15 ओम। अच्छा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा भी पूछा हुआ है, तो कुल धारा के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, कुल धारा के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इसीलिए सारी चीजें बताई कि ताकि यूज होंगी। ये V इज इक्वल टू IR, देखो कैसे लगाएंगे। कुल धारा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ कितना आया, 15 ओम आया, 15 ओम, ठीक है। कुल धारा कैसे निकालेंगे, थोड़ा ऊपर मुझे फिगर में जाना पड़ेगा। देखो यहाँ चलते हैं, देखो R बराबर कितना है भाई, तुल्य प्रतिरोध 15 ओम आया है। मतलब इन सबको हटा करके सिर्फ एक प्रतिरोध लगा लो 15 ओम का, तो वो यही काम करेगा, है ना। तो मतलब अब इतने सारे प्रतिरोध लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये सर्किट थोड़ा चेंज हो जाएगा। इन सब की जगह मैंने एक लगा दिया 15 ओम। अब क्या बचा, नीचे एक बैटरी लगी हुई है, इसमें यहाँ पर एक कुंजी लगी हुई है,
और फिर उसके बाद एक एमीटर लगा हुआ है बस। तो यही तो बन गया सर्किट। अब नहीं बना क्या? ऊपर वाला पूरा हटा करके 15 ओम लगा दिया। तुल्य प्रतिरोध कितना आया था? 15 ओम, है ना। तो ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो 15 ओम का हो गया, नीचे 24 वोल्ट की बैटरी हो गई, और ये कुंजी हो गई, और ये हमारा ए हो गया, और धारा की दिशा जो है वो ये हो गई। समझ गए? तो इसीलिए तुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है, ताकि जितने जितने हमारे रेजिस्टेंस लगे हैं, जितने प्रतिरोध लगे हैं, उनको हटा करके एक रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध को हम यूज कर सकें। ठीक। अब यहां से आप धारा आई का मान निकाल सकते हैं। ओम के नियम से हमें क्या पता है? ओम के नियम से हम ये जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? आई आर। अभी बताया था मैंने आपको थोड़ा। तो आई निकालना है, धारा आई बराबर V अपॉन आर। V क्या है भाई? वोल्टेज 24 वोल्ट है, और आर कितना है? 15 निकल के आया था, है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 5 या 15, 8 या 24, 3 5 15, 3 8 24, 8/5 आया है, मतलब कि 1.6 एम्पियर। 1.6 एम्पियर। तो कितनी धारा प्रवाहित होगी भाई? 1.6 एम्पियर। अपने आंसर जो है आप लास्ट में लिख सकते हैं, है ना। आप लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध, अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध R बराबर 15 ओम, अतः परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I बराबर 1.6 एम्पियर। आंसर। तो एक क्वेश्चन था 3 नंबर का, उसको हमको इस तरीके से करना है, लेकिन उसको करने से पहले हमको इतनी सारी चीजें, इतनी सारी जानकारियां जो है वो पता होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। जरा जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, या फिर उसका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, या फिर आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो आप बता सकते हैं हाथ खड़ा करके, या फिर चैट के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के ऊपर, नए पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम नीचे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें काफी इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स का मिल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा ज्यादा टाइम जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास के लिए रख रहे हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश के स्पेक्ट्रम से क्या अभिप्राय है? स्पेक्ट्रम के किस रंग का विचलन सबसे अधिक और किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? क्लास में हम इस बात को बता चुके हैं आपके। ठीक है, तो ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो हमने एज इट इज क्लास में डिस्कस करा था। ठीक, आगे चलते हैं। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बनाकर इसके सिद्धांत व कार्यविधि का समझाइए। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, 4 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है। 4 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या करना है? एक तो विद्युत मोटर का आरेख बनाना है, फिर इसका सिद्धांत लिखना है, और कार्यविधि को समझाना है। ठीक है, तो ये 3 चीजें बनानी है आपको। लेवल्ड डायग्राम, ठीक है, उसका प्रिंसिपल और उसकी वर्किंग, और 4 नंबर का ये क्वेश्चन है आपको। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या होता है, आप सोचते हैं कि एक लाइन का क्वेश्चन है, मैं इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा लिखूंगा उतने ज्यादा मुझे नंबर मिलेंगे। 4 नंबर है ना, तो आपको ये नहीं सोचना है। 4 नंबर भी जो है क्वेश्चन में 3 पार्ट्स में बढ़ चुका है। आपको एक नामांकित आरेख बनाना है अच्छा सा, आपको इसका सिद्धांत लिखना है जो एज टू द पॉइंट है, ठीक है, कि जिस सिद्धांत पर ये काम करता है, और इसकी कार्यविधि लगनी है कम से कम शब्दों में। ठीक है, अच्छे तरीके से समझानी है कार्यविधि को। ठीक है, जिसमें कि सभी पार्ट्स, जो भी इसके पार्ट्स हैं, जो मुख्य पार्ट्स हैं, जो मुख्य काम करते हैं, वो सारी चीजें उसमें डिस्कस होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इतना काम कर देंगे तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। बावजूद इसके कि आप इसमें फालतू फालतू की चीजें लिख रहे हैं, आप इसके लैंग्वेज बना करके इसे लंबा से लंबा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में जो ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें एक बार पढ़ लो कि क्या क्या पूछा हुआ है, और जो जो चीजें पूछी हुई है वो तो आपको बिल्कुल लिखनी ही लिखनी है। सपोज आपने 2 पेज लिख दिए इसमें, और सिद्धांत आपने लिखा ही नहीं विद्युत मोटर का, तो आपको नंबर थोड़ा ना मिलेगा, है ना, 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना, जो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उनको 1-2 बार पढ़ के पहले चेक करो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या है, क्या क्या बिंदु पूछे हुए हैं, और उनके बारे में लिखो, फालतू की चीजें मत लिखो। नेक्स्ट जो है, इसी क्वेश्चन में हमको एक ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, जिसमें कि 2 पार्ट्स है। ठीक है, तो इसमें हमको दे रखा है
एक न्यूमेरिकल जो कि शक्ति का है, ठीक है, पावर का क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें हमको विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित दो युक्तियों के नाम लिखिए। देख रहे हो आप कितना इजी क्वेश्चन 2 नंबर में दे दिया। दो ऐसी युक्तियां जो कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित दो डिवाइस हम बता सकते हैं। एक तो हो गया हमारा हीटर, रूम हीटर जो कि कमरे को गर्म करने का काम करता है, और एक हो गया हमारा आयरन, इस्त्री, विद्युत इस्त्री। देखा, 2 नंबर मिल गए, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन। तो विद्युत धारा के तापीय गीजर लिख सकते हो आप जो कि पानी को गर्म करते हैं, पर 2 ही लिखना है, ठीक है। 2 आंसर लिखे, 2 नंबर मिल गए। देखो ये 2 नंबर के लिए कितना ज्यादा टाइम लगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको समझना है, और जो बात क्वेश्चन में पूछी हुई है भाई उसका टू द पॉइंट आंसर दो, फालतू की लैंग्वेज मत लिखो क्योंकि उसमें आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। अब ऊपर जो न्यूमेरिकल पूछा हुआ है इसके बारे में देखिए। दो विद्युत बल्बों ए तथा बी में क्रमशः 60 वॉट 220 वोल्ट 100 वॉट 220 वोल्ट अंकित है। इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक होगा? साधारण भाषा में कहूं तो एक बल्ब 60 वॉट का है और एक बल्ब 100 वॉट का है। आप जब बल्ब लेने जाते हो तो ये पूछते हो दुकानदार से कि कितने वॉट का है ना, ताकि आपको पता चले कि कितनी बिजली खाएगा आपकी, है ना। तो जो ज्यादा लाइट वाला बल्ब होगा वो 100 वॉट का होगा, है ना, ऐसा कह सकते हैं, और एक बल्ब 60 वॉट का होगा। तो क्योंकि बल्ब क्या है, एक युक्ति है, एक डिवाइस है ना, तो इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। आपसे पूछा गया है कि इसका प्रतिरोध, दोनों का प्रतिरोध होगा कुछ ना कुछ, तो दोनों में से किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, सिंपली ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये आपके चैप्टर जो शक्ति है, पावर है, उससे आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में जो जो क्वेश्चन छोड़े हैं उनको हम डिफाइन करेंगे। हालांकि अगर आप घर से इसको करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा P = V²/R। आपको R निकालना है तो R = हो जाएगा V²/P। P की जगह वोल्टेज रखना, P की जगह पावर रखना। ये वोल्टेज है, ये पावर है, इसके लिए R निकालना। ये वोल्टेज है, ये पावर है, इसके लिए R निकालना। देखना किसका R ज्यादा आ रहा है, वही आंसर होगा हमारा। किसका प्रतिरोध अधिक होगा ये पूछा जा रहा है। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आपको जो जो बातें बताई गई है वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और आपको आज की क्लास में कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने जो चीज़ें यहाँ पर पढ़ी हैं उनको एक बार घर से रिवाइज करके आप जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।